हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 16 में एक्सरसाइज 16 मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन अपने इस वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 16 में मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ 11th क्लास का पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 3 व्यक्तियों के लिए 3 पत्र लिखवाए गए हैं ना, 3 व्यक्तियों के लिए 3 लेटर लिखवाए गए। ठीक है, और प्रत्येक के लिए पता लिखा एक लिफाफा है ना, और तीनों लेटर्स के लिए क्या है, एड्रेस लिखा हुआ क्या है, एक एनवलप है। ठीक है, पत्रों को लिफाफों में रेंडमली इस प्रकार डाला गया है कि प्रत्येक लिफाफे में एक ही पत्र है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कम से कम एक पत्र अपने सही लिफाफे में डाला गया है ना, मतलब 3 लेटर हैं और तीन लेटर के लिए 3 एड्रेस लिखे हुए क्या है, एनवलप हैं। और अब आपको रेंडमली तीनों लेटर जो हैं उन तीनों एनवलप में डालने और आपको चेक करना है ना, कि कितने कम से कम एक पत्र क्या है, कम से कम एक लेटर अपने सही एनवलप में डाला गया है ना, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकते हैं उतने, है ना। तो आंसर में चूंकि कुल पत्र बराबर कितने हैं, 3 है ना, इसलिए 3 पत्रों को 3 लिफाफों में डालने के कुल तरीकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 3 है ना। कितनी हो जाएगी, 3 × 2 × 1, तो कितने तरीके हो जाएंगे, 3 पत्रों को 3 लिफाफों में डालने के कुल 6 तरीके होंगे। बोले सर कैसे, ये 3 लिफाफे हैं ना, 3 एनवलप हैं, E1 E2 और E3 है ना। तो देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इसमें कैसे देखेंगे, है ना। तो देखो क्या होगा, पहले एनवलप में ऑप्शन है मेरे पास 3 लेटर डाल सकता हूँ मैं, L1 L2 L3। मान लो 3 लेटर, इनमें से कोई सा भी एक डाल सकता हूँ, तो 3 ऑप्शन है। मान लो एक इसमें डाल दिया है ना, L1, तो इसके लिए 2 ऑप्शन है, L2 और L3 है ना। इसमें मान लो L3 फिक्स कर दिया, इसके लिए वो 2 ऑप्शन थे ना, तो L3 इसमें फिक्स कर दिया, तो इसके लिए एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, L2 है ना। तो कितने हो गए, कितने तरीके हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड है ना, तीनों एनवलप में डालने, तो कुल तरीके कितने हो गए, 6। ठीक है, अब ये कुल तरीके हैं कौन कौन से ना, कुल तरीके हैं कौन कौन से, क्योंकि हमें चेक करना है कि कम से कम एक पत्र क्या हो अपने सही लिफाफे में डला हो ना। तो देखो माना 3 पत्र L1 L2 L3 व 3 लिफाफे E1 E2 और E3 है ना। अब कुल तरीके 6 जो हैं वो हैं कौन कौन से, तभी तो अपन को चेक पता चलेगा कि कोई एक सही है या नहीं है ना। तो पहले मैंने मान लिया ना, तो रफ कॉपी में देखो, रफ कॉपी में देखेंगे अपन, ये L1 ये L2 ये L3 3 पत्र हैं, ये E1 ये E2 ये E3 3 क्या है, एनवलप है ना। फर्स्ट मेथड तो मैंने क्या देखा कि तीनों जो लेटर हैं वो सही अपने गए किसमें, एनवलप में है ना। तीनों सही गए, मतलब फर्स्ट मेथड था कौन सा था, मतलब फर्स्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है कि L1 तो गया E1 में और L2 गया E2 में है ना, और L3 लेटर गया E3 एनवलप में। फर्स्ट मेथड तो जो 6 तरीके हैं ना, कुल 6 तरीके हैं, उनमें एक तरीका तो क्या है कि तीनों सही जाए ना। अब क्या करेंगे, या तो तीनों सही होंगे या 2 तो सही हो ही नहीं सकते, दो लेटर तो 2 एनवलप में सही एनवलप में जा ही नहीं सकते, 2 तो अकेले 2 जा ही नहीं सकते। बोले सर क्यों नहीं जा सकते, अगर L1 E1 में गया और L2 E2 में गया तो बाय डिफॉल्ट L3 किस में जाएगा, L3 किस में जाएगा, E3 में जाएगा। वो तो ये कंडीशन बन जाएगी, ये सिचुएशन बन जाएगी। मतलब समझे
कि या तो तीनों लेटर सही से एनवेलप में जाएंगे, है ना, या एक लेटर जाएगा, दो नहीं जा सकते, क्योंकि दो अगर जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट तीसरा सही में जाएगा, तो वो यही सिचुएशन बन जाएगी ना। तो दो नहीं जा सकते तो क्या होगा, पहली सिचुएशन मैंने क्या ली कि तीनों लेटर सही से एनवेलप में गए, है ना। दूसरी सिचुएशन मैंने ली कि एक लेटर सही एनवेलप में गया, दो क्या गए गलत, दो क्या गए गलत, है ना। तो दूसरी सिचुएशन क्या थी, L1 तो गया E1 में और L2 गया E3 में और L3 गया E2 में, ठीक है। या ये भी हो सकता है, हाँ एक ये सिचुएशन में, और एक सही जो गया था वो मैं मान लेता हूँ L2 गया E2 में और L3 गया L1 गया E3 में और L3 गया E1 में, है ना। मतलब मैं क्या लेके चल रहा हूँ, पहले तीनों लेटर सही एनवेलप में गए, फिर एक लेटर गया एनवेलप में सही में, दो गलत गए, है ना। तो दूसरी सिचुएशन ये बनी कि L2 तो गया सही एनवेलप में, लेकिन L1 गया E3 में और L3 गया E1 में। फिर मैं बता दूं, दो तो सही जा ही नहीं सकते, दो लेटर तो सही एनवेलप में डल ही नहीं सकते, दो डलेंगे तो बाय डिफॉल्ट तीसरा जाएगा सही में, वो ये सिचुएशन बन जाएगी ना। फिर तीसरी सिचुएशन मैंने क्या ली कि L3 गया सही में, है ना, L3 गया सही में, L3 जो लेटर है वो सही एनवेलप मतलब E3 में गया, बाकी दो जो है गलत एनवेलप में चले गए, है ना। मतलब ये सिचुएशन क्या थी, L3 तो गया सही, L1 गया E2 में, देख लो L1 E2 में गया लेटर, और L2 लेटर गया E1 एनवेलप में, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, तीनों सही गए, तीनों लेटर जो है सही एनवेलप में डल गए। दूसरी सिचुएशन मैंने क्या ली कि एक एक लेटर सही एनवेलप में है ना, दो लेटर तो सही एनवेलप में डल नहीं सकते। तीसरी सिचुएशन में क्या लेके चल रहा हूँ कि तीनों ही गलत में गए, L1 गया इसमें, L2 गया इसमें और L3 गया इसमें। तीसरी सिचुएशन क्या है, L1 गया E2 में, ठीक है, और L2 गया E3 में और L3 गया E1 में, ठीक है। ये भी तो हो सकती है तीनों गलत होने का, ये भी तो सिचुएशन हो सकती है। लास्ट वाली सिचुएशन क्या हो सकती है, लास्ट वाली सिचुएशन क्या हो सकती है कि L1 तो जाएगा E3 में और L3 जाएगा E2 में और L2 जाएगा E1 में, ठीक है। ये भी गलत है ना, तीनों लेटर गलत एनवेलप में जा रहे हैं, मतलब L1 जाएगा E3 में, L2 जाएगा E1 में और L3 जाएगा E2 में। ये 6 सिचुएशन बन सकती हैं, इसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं बन सकती है। 6 तीन लेटर जो अपन तीन एनवेलप में डाल सकते हैं ना। तो मान लो मैंने एक इवेंट ए डिफाइन किया कि कम से कम एक पत्र सही लिफाफे में है, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए, है ना। कम से कम एक लेटर, ज़्यादा जितने हो सकते हैं उतने, है ना। इसमें तीनों लेटर सही लिफाफे में, एक तो ये सिचुएशन, एक ये L1 E1 में सही में गया, ये दो गलत हैं, ठीक है। एक ये सिचुएशन L2 E2 में सही लिफाफे में गया और एक ये सिचुएशन L3 E3 में सही लिफाफे में गया ना। बाकी जो नीचे वाली जो दो सिचुएशन है उनमें कोई सा भी लेटर सही लिफाफे में नहीं गया, L1 L2 में गया, L2 E3 में गया और L3 E1 में गया ना, ये दोनों नहीं। तो कम से कम एक लेटर से एक पत्र जो है सही लिफाफे में जाने की जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं 4 है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इक्वल्स टू 4/6, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, कितनी सिचुएशन है, ये 6 हैं, उनमें से 4 में कम से कम एक सही में जा रहा है ना। तो काट देंगे तो 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, 2/3 बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि A और B दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A तो इतनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इतनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इतनी है ना। तो हमें ये सारी वैल्यू फाइंड करनी है ना। जो पहले गिवन वैल्यू है वो लिखेंगे आंसर में। गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इक्वल्स 0.54, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B इक्वल्स टू 0.69 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू क्या है 0.35, है ना। अब मुझे क्या चाहिए फर्स्ट
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए और बी है ना, तो क्या होगा फॉर्मूला इसका, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी सॉरी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सॉरी, वैल्यू पुट कर दो 0.54 प्लस 0.69 माइनस 0.35, ऐड कर दो, 9 4 13, 6 5 11 और 1 12, 1.32 माइनस 0.35 है ना, 13 में से 5 गए तो 8 और 11 में से 3 गए तो 8, 0 पॉइंट है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये आ गया 10, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में क्या चाहिए मेरे को, सेकंड पार्ट में क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट है ना, तो बाय डिमॉर्गन्स लॉ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है ना, डिमॉर्गन्स लॉ है ना, यहाँ लिख दो बाय डिमॉर्गन्स लॉ, यहाँ सेट थ्योरी के अंदर अपन ने पढ़ा था डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट की क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है ना, ये फॉर्मूला है मेरे पास, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल्स कितनी होती है 1 है ना, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस ए यूनियन बी कितना है 0.88 है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 0.12, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बोले सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता है सर, आ जाएगा, कर लेना है ना। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है, हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ना, इसको अपन वेन डायग्राम के अंदर भी देख लेते हैं है ना, वेन डायग्राम के अंदर देख लेते हैं, ये कोई सेट ए है और ये सेट क्या है बी है, और ये वाला पार्ट क्या है ए इंटरसेक्शन बी है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन बी नोट में कौन सा पार्ट आएगा, ये बाहर वाला है ना, बाहर वाला, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ चाहिए, तो मेरे को ये वाला पार्ट की ना, बी नोट में बी के बाहर वाला सारा पार्ट आएगा, ये सैंपल स्पेस है ना, ये सारा आएगा, उसमें से ये एरिया भी, उसका इंटरसेक्शन में ए के साथ निकालूंगा तो ये आएगा, और ये कैसे निकलेगा, ए में से ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 0.54 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितनी है 0.35 है ना, 14 में से 5 गया तो 9, 4 में से 3 गया तो 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट ये आ गई। फोर्थ पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चाहिए मेरे को, बी इंटरसेक्शन ए नोट, तो इसका इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की कितनी है 0.69 माइनस 0.35 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 में से 9 में से 5 गए तो 4, 6 में से 3 गए तो 3, ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है ना, या ए नोट, ए कॉम्प्लीमेंट तो सेट थ्योरी में है और ए नोट क्या है प्रोबेबिलिटी की टर्म में है ना, कितना है 0.34। चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 7 है ना, 7th नंबर क्वेश्चन में, 7th नंबर में देखो क्या है, फर्स्ट पार्ट है 0.88 ठीक है, सेकंड है 0.12 ठीक है, थर्ड है 0.19 ठीक है, और फोर्थ है 0.34, बिल्कुल सही इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि एक संस्था के कर्मचारियों में से 5 कर्मचारियों का चयन प्रबंध समिति के लिए किया गया ना, एक संस्था है उसमें जितने भी जो वर्कर हैं उनमें से 5 वर्कर का जो चयन है उनका मैनेजमेंट समिति के लिए क्या चयन हुआ, 5 कर्मचारियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है ना, जिन 5 का जो चुनाव हुआ वो क्या है निम्न प्रकार से है। नाम क्या था, पहला हरीश था, मेल है, आयु इतनी है, रोहन मेल, आयु इतनी, शीतल की आयु इतनी, एलिस की आयु इतनी और सलीम की आयु इतनी, ठीक है 5 का चयन हो गया। ठीक है, समूह के प्रवक्ता पद के लिए यादृच्छा एक व्यक्ति का चयन किया गया, प्रवक्ता के पुरुष या 35 वर्ष से अधिक आयु का होने की प्रायिकता क्या है ना।
अब ये जो 5 जो व्यक्ति थे वो मैनेजमेंट में जो चयन हुआ उनमें से एक प्रवक्ता को चुना था ना, उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी। जो 5 में से जो चुना गया वो क्या हो, या तो एक पुरुष हो ना, पुरुष या 35 वर्ष से अधिक आयु का होने की प्रायिकता चाहिए मेरे को ना। तो आंसर में मैं इवेंट डिफाइन करूंगा ए ना, माना प्रवक्ता पुरुष है ना, क्या है, पुरुष है ना। तो इवेंट ए में कितने एलिमेंट होंगे फिर, है ना, कितने एलिमेंट होंगे, हरीश, रोहन और सलीम, है ना। हरीश होगा या रोहन होगा या सलीम होगा, इनमें से कोई एक होगा ना, क्योंकि ये मेल है ना। पुरुष होगा तो इनमें से कोई होगा, शीतल और एलिस तो क्या फीमेल है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगी फिर 3/5, ठीक है, 3/5, क्योंकि 5 में से चयन होगा ना, क्योंकि फेवरेबल आउटकम कितने 3 है ना। और एक मैंने बी इवेंट डिफाइन किया कि प्रवक्ता 35 वर्ष से अधिक आयु का है ना, अधिक आयु का है ना। तो फिर बी में कितने एलिमेंट होंगे, 35 वर्ष से ज्यादा कौन है, एक तो शीतल है ना, एक तो है शीतल है, और एक क्या है 35 साल से ज्यादा कौन है, एक सलीम है ना, एक क्या है सलीम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या है 2/5 है ना। एंड ए इंटरसेक्शन, मेरे को ए है ना पुरुष या 35 वर्ष से अधिक का होने की प्रायिकता चाहिए, तो मतलब ए और बी है ना, ए और बी, तो ए यूनियन बी चाहिए, उसके लिए मेरे को ए इंटरसेक्शन बी चाहिए ना, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी, ए में कौन, ए और बी में कौन कॉमन है, सलीम कॉमन है ना, क्या है सलीम कॉमन है, सलीम कॉमन है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या होगी 1/5, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रवक्ता पुरुष या 35 वर्ष से अधिक आयु का है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगी, फॉर्मूला मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए कितनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5 प्लस बी कितनी है 2/5 माइनस 1/5 है ना। एलसीएम आया 5, 3 + 2 - 1 तो कितना आया 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चेक कर ले रहे हैं, आंसर नंबर 8, आंसर नंबर 8 मिसलेनियस में आंसर नंबर 8 4/5 बिल्कुल सही इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है कि यदि 0, 1, 3, 5 व 7 अंकों द्वारा 5000 से बड़ी 4 अंकों की संख्या का यादृच्छिक निर्माण किया जाता है ना। 5 डिजिट दे दिया आपको, एक तो दे दिया 0, 1, 3, 5, 7 है ना। इनसे इन डिजिट को यूज में लेकर 5000 से बड़ी 4 अंकों की एक संख्या बनानी है, रैंडमली इनका निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो 5 से विभाज्य संख्या का निर्माण की क्या प्रायिकता है जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जाए और जब अंकों की पुनरावृत्ति की जाए, मतलब जब रिपीटिशन नॉट अलाउड हो और जब रिपीटिशन अलाउड हो तो क्या होगा ना। तो करते हैं बात फर्स्ट में, आंसर नंबर फर्स्ट है ना। जब अंकों की पुनरावृत्ति न की जाए है ना, न की जाए है ना, तो 5000 से बड़ी संख्या के निर्माण के लिए है ना, हजारवां अंक है ना, हजार वाला स्थान जो हजारवां अंक 5 या क्या होगा 7 होगा है ना। देखो ना 5000 से बड़ी 4 अंकों की संख्या बनानी है ना, तो देखो क्या होगा, मैं समझा दूं आपको इधर ना। 4 अंकों की संख्या बनानी है, 1, 2, 3, 4 डिजिट की एक संख्या बनानी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवां जो स्थान होगा ना, हजारवां जो स्थान होगा ये कौन सा है, हजारवां 1000 वाला ना, 1000 वाला जो स्थान है, प्लेस है। और मुझे 5000 से बड़ी संख्या बनानी है, तो ये वाला जो प्लेस है इनमें से कौन सा डिजिट यहाँ पे फुलफिल होगा, या तो 5 होगा और क्या होगा 7 होगा, 5 या 7 होगा ना। तभी तो 5000 से बड़ी संख्या बनेगी।
यहाँ तीन फुलफिल कर दिया तो 3000 बनेगा, जो 5000 से छोटी हो जाएगी ना। 2 फुलफिल कर दिया या 1 फुलफिल कर दिया तो भी 5000 से छोटी है ना। तो 5000 से बड़ी 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए ये वाला जो 1000 वाला जो प्लेस है वो क्या होगा, या तो 5 होगा या क्या होगा 7 होगा ना। मान लो ये 5 है, 5 फिक्स कर दिया यहाँ पे, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। 5 डिजिट में से कितने डिजिट, ये क्या है, 1s 10s 100 प्लेस के लिए क्या कितने ऑप्शन है मेरे पास, ये 5 ऑप्शन नहीं है मेरे पास। यहाँ पे मैंने 5 फिक्स कर दिया, ये 5 जो नंबर है 5 फिक्स कर दिया ना इस पे। इसके लिए कितने ऑप्शन बचे, 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2 है ना, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे 7 फिक्स कर दूंगा ना, 7 फिक्स कर दूंगा तो इसके लिए 4 ऑप्शन, इसके लिए 3 ऑप्शन, इसके लिए 2 ऑप्शन है ना। तो कितनी टोटल संख्या बनेगी, एक तो 5 को फिक्स करके बनेगी टोटल संख्या कितनी, 4 तिया 12 दूनी 24, और एक 7 को फिक्स करके बनेगी 4 तिया 12 दूनी 24 है ना। इसलिए कुल संख्याएं ना, कुल संख्याएं बराबर क्या होंगी, 24 + 24 तो कितनी होंगी 48, कितनी होंगी 48। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हुए, 48 कैसे हुए ये आप बताना चाहो तो बता दो कि 5 जब एक 1000वें प्लेस पे 5 फिक्स होगा तो 24 संख्या यहाँ बनेंगी और 24 यहाँ पे बनेंगी, तो 24 और 24 कितने होगी 48 है ना। 5 से है ना, अब मुझे क्या चाहिए, 5 से विभाज्य होनी चाहिए ना, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य कुल 4 अंकीय संख्याएं है ना, संख्याएं है ना। भी 1000 प्लेस पे या तो 5 होगा या क्या होगा 7 होगा ना। और 5 से विभाज्य होने के लिए क्या होगा, ये 1000 प्लेस था, ये 100 प्लेस था, ये 10 प्लेस है, ये 1 है ना, ये है ना। मान लो 1000 प्लेस पे 5 फिक्स कर दिया ना, 5 फिक्स कर दिया, 5000 से बड़ी संख्या चाहिए तो 5 फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन होगा, 5 से विभाज्य होने के लिए रिपीटिशन तो नॉट अलाउड है, तो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। और 5000 से बड़ी संख्या के निर्माण के लिए मान लो 1000वें प्लेस पे 7 फिक्स कर दिया, और 5 से विभाज्य संख्या होने के लिए फिर इकाई स्थान पे क्या होगा, या तो 0 होगा या क्या होगा 700 या क्या होगा 5 होगा ना। मतलब ये तो संख्या होंगी, 5000 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, संख्या जो बनेंगी वो 5000 से बड़ी होनी चाहिए, ये भी 5000 से बड़ी होगी, ये भी और ये भी है ना। और सारी क्या होनी चाहिए, 5 से विभाज्य होनी चाहिए, और 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। जब 5 लेंगे तो 5 0 होगा, क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है ना, 0 हो सकता है इनमें से, इन 5 डिजिट में से क्या होगा 0। 7 लूँगा तो 0 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है ना। तो यहाँ ऑप्शन कितने बच गए फिर, 5 डिजिट में से 2 तो फिक्स हो गए, यहाँ कितने बच गए ऑप्शन 3 है ना। 5 डिजिट में से 2 फिक्स हो गए, यहाँ कितने ऑप्शन है 3 इंटू यहाँ कितने ऑप्शन है 2, ये तो फिक्स है, ये तो क्या है फिक्स है, ये नंबर तो क्या है फिक्स है, ये नंबर तो क्या है फिक्स है, ये नंबर तो फिक्स कर दिए, ठीक है। और बीच में क्या ऑप्शन है ये है ना, इसके लिए भी 3 इंटू 2, इसके लिए भी 3 इंटू क्यों करें सर, क्योंकि 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो सारे प्लेस फुलफिल होंगे, तो 3 दूनी 6 और 6 और 6 है ना। कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या कितनी होगी 18 है ना। इसलिए प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5 से विभाज्य संख्या कितनी होगी 18 बट्टे कितने हैं 48, काट दिया तो 9/24, काट दिया तो 3/8, कितनी है 3/8। चेक कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं ये सही है क्या, 3/8 है, 3/8 और इसका है 33/83 है ना। मिस प्रिंट तो नहीं है, चेक कर ले रहे हैं पहले, सेकंड आंसर चेक कर ले रहे हैं। सेकंड आंसर क्या आएगा, मेरे को लग रहा है ये आंसर थोड़े आगे पीछे हो गए ना, आगे पीछे हो गए हैं, चेक कर ले रहे हैं। सेकंड में क्या करेंगे, जब अंकों की पुनरावृत्ति की जाए है ना, की जाए। अब क्या है रिपीटिशन अलाउड है ना, और 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं मेरे को ना, 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं और रिपीटिशन अलाउड है, तो कौन कौन से बनेंगे ना, और 5000 से बड़े नंबर होने चाहिए ना। तो 5000 से बड़ा नंबर होने के लिए, 5000 से बड़ा नंबर होने के लिए है ना, यहाँ क्या होगा 5 फिक्स होगा ना, 5 फिक्स होगा है ना, यहाँ 5 फिक्स होगा, और यह क्या फिक्स होगा
7 फिक्स होगा ना, 5 फिक्स हो सकता है, 7 फिक्स हो सकता है ना। तो बाकी प्लेसेस को फुलफिल करने के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास, कितने ऑप्शन है, टोटल 5 डिजिट हैं और रिपीटिशन अलाउड है, तो कितने नंबर बन सकते हैं यहाँ पे, है ना, रिपीटिशन अलाउड है, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, और ये क्या है, 5 फिक्स कर दिए, 5 और 7 क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, और ये वाले क्या है, ऑप्शन है। भी 5000 से बड़ी संख्या बनाने के लिए 1000वें जो स्थान पे वो क्या होगा, 5 होगा या क्या होगा, 7 होगा, इनमें से या तो 5 होगा या क्या होगा, 7 होगा, लेकिन रिपीटिशन अलाउड है तो बाकी सब स्थानों पर बढ़ने के लिए, क्योंकि 5 डिजिट है टोटल, तो रिपीटिशन अलाउड है तो कुल कितनी होगी संख्या है, 5 × 5 × 5 है ना। तो 5000 से या अंक है ना, अंक 0, 1, 3, 5 व 7 को प्रयोग में लेकर 5000 से बड़ी 4 अंकीय कुल संख्याएं कितनी होंगी, ये आप दिखा देना रफ कॉपी में, कितनी होंगी, बराबर कितनी होंगी, 125 + 125 बराबर कितनी होंगी, 250। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने होंगे, 250। मतलब एक क्वेश्चन में सैंपल स्पेस में भी अलग अलग एलिमेंट होंगे टोटल, है ना, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग है, रिपीटिशन अलाउड है ना, ठीक है। तो 5 से विभाज्य कुल 4 अंकीय संख्याएं बराबर क्या होंगी, देखो 5 से बड़ी भी होनी, 5000 से बड़ी भी होंगी, तो क्वेश्चन के अंदर अपने ऊपर मेंशन कर दिया, तो 1000वें स्थान पे 5 होगा, है ना, और इकाई प्लेस पे 0 होगा, है ना, या 5 होगा और इकाई प्लेस पे क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो जब मैं 1000वें स्थान पे 5 लूँगा, है ना, तो इकाई वाले स्थान पे क्या आएगा, 0 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, रिपीटिशन अलाउड है, ये तो फिक्स होंगे, ये तो क्या होंगे, फिक्स होंगे। 1000वें स्थान पे 7 लूँगा तो इकाई वाले स्थान पे क्या होगा, 0 फिक्स हो सकता है ना, और 1000वें स्थान पे 7 लूँगा तो इकाई वाले स्थान पे क्या हो सकता है, 5 फिक्स हो सकता है, क्योंकि 5 से विभाज्य संख्या होने के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5, है ना। अब बीच में ऑप्शन कितने बच गए, रिपीटिशन अलाउड है तो 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5 और 5 × 5, है ना, तो ये कितनी होंगी, 25, ये भी कितनी होंगी, 25, ये भी कितनी होंगी, 25 और ये भी कितनी होंगी, 25, तो 25 चौक 100, है ना, कुल कितनी संख्या होंगी, 100 होगी ना। तो प्रायिकता ना, तो प्रायिकता क्या होगी, 5 से विभाज्य संख्या बराबर 100/250, 0 से 0 गया, 2/5, तो कितना है, 2/5, और इसकी कितनी आई थी, 3/8। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन, शायद इसमें आंसर में मिस प्रिंट है ना, आंसर में क्या है, इसमें मिस प्रिंट है, आप उसको सही करेक्शन कर लें। इसकी तो आएगी 3/8 और इसकी आएगी 2/5, बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहे हैं कि एक अटैची के ताले में 4 चक्कर लगे हैं, जिनमें प्रत्येक पर 0 से 9 तक 10 अंक अंकित है ना। आपने देखा होगा कि अटैचियों में क्या होते हैं, ताला लगा होता है और उसमें 4 राउंड है ना, जो सर्किल है वो लगे होते हैं, है ना, चक्कर, और उन पर 0 से लेके 9 तक के डिजिट होते हैं। टोटल कितने कितने डिजिट हैं चारों पर, 10 डिजिट है, ठीक है। ताला 4 अंकों की एक विशेष क्रम अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है ना, मतलब ताला जो है 4 डिजिट के एक नंबर से खुलेगा, विशेष नंबर है ना, स्पेशल नंबर है, और उसने बोला रिपीटिशन नॉट अलाउड है, उनमें अंक जो है कोई भी डिजिट है रिपीट नहीं हो रहा, मतलब 4 डिजिट का जो नंबर है, ताले का जो लॉक है, ताले का जो लॉक होगा 4 डिजिट का होगा ना, उनमें रिपीटिशन नॉट अलाउड है, ठीक है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई व्यक्ति अटैची खोलने के लिए सही क्रम का पता लगा ले ना। तो पहले देखेंगे टोटल कितने ऐसे पॉसिबल नंबर हैं जो इन 4 डिजिट से बन सकते हैं ना, और रिपीटिशन नॉट अलाउड है ना। तो देखते हैं आंसर में, क्योंकि 0 से 9 तक प्रत्येक चक्र पर 10 अंक हैं, है ना। 0 से 9 तक के कितने अंक हैं, 10 अंक हैं, इसलिए
4 अंकीय कुल संख्याएं जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, बराबर कितनी होंगी? 10 × 9 × 8 × 7। बोले सर कैसे? क्योंकि फर्स्ट जो नंबर होगा वो 10 डिजिट में कोई सा भी हो सकता है ना। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो यहाँ कितने ऑप्शन बचे? 9, यहाँ 8 और यहाँ कितने बचे? 7, है ना। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। 90 और 8 7 56, है ना। 56 को 90 से मल्टीप्लाई किया, 9 6 54, 5 45 और 5 50, तो कुल कितनी संख्या होंगी? 5040 ऐसे नंबर होंगे जो इन 4 डिजिट से, उन लोग पे 4 डिजिट से, उन टैची के लोग में 4 डिजिट से, 4 चक्रों से बनेंगे। और रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो रिपीटेशन अलाउड हो तो और ज़्यादा बनेंगे ना। अब वो क्या खोल रहा है? इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई व्यक्ति अटैची को खोलने के लिए सही क्रम, ना, सही क्रम तो कोई एक ही होगा। इन 5040 में से एक ही ऐसा सही क्रम होगा जिसे अटैची का ताला क्या होगा? खुलेगा ना। ताला खोलने के लिए सही क्रम की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, है ना। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ताला खोलने के लिए सही क्रम, है ना, कितना होगा? 1/1 ही ऐसा क्रम होगा जब ताला खुलेगा। किन में से? इन 5040 में से। तो 1/5040। चेक कर ले रहे हैं अपना आंसर नंबर 10th, मिसलेनियस में आंसर नंबर 10th 1/5040। चलो जी, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज चैप्टर 16 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 16 की मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 16 भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ 11th क्लास का पूरा कोर्स भी क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट 11th क्लास के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हुए होंगे। कोई दिक्कत कहीं भी कोई भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल में नहीं आई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत या एग्जाम्पल या क्वेश्चन में कहीं ना कोई दिक्कत या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट करके बताएं, या डिस्क्रिप्शन में, ऊपर डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मेरे को बता सकते हैं। कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। चलो जी, तो प्लीज़, है ना, अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को भी बताएं, जिससे इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो मिलते हैं अपने 12th क्लास के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।